हेलो एवरीवन, एक बार फिर से सेंसिटिविटी पॉइंट में आपका हार्दिक स्वागत है। हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था वायुमंडल की संरचना एवं संगठन के बारे में। उसी को हम टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए उन परतों के बारे में जानेंगे कि पृथ्वी के ऊपर कौन से परत कितने किलोमीटर तक है और तापमान कितना है, उसके बारे में जानकारी करेंगे। तो चलिए, आप पीछे देख रहे हैं डायग्राम बना हुआ है, एक मैंने बनाया। पृथ्वी से ऊपर जो वायुमंडल है वो किन किन परतों में बंटा हुआ है, किस तरह से बंटा हुआ है, उसकी क्या विशेषता है, उसके बारे में। तो चलिए, सबसे पहले ये आपको दिख रहा है यहाँ 0 डिग्री भूमध्य रेखा, और इस तरफ आप देख रहे हैं 90 डिग्री ध्रुव। पृथ्वी का जो औसत तापमान है वो है 15 सेंटीग्रेड। पृथ्वी के सतह से 0 से लगाकर 18 किलोमीटर के बीच में जो वायुमंडल है उसको हम कहते हैं सौरमंडल। ये हमने पढ़ा था, सौरमंडल एक परत होती है, वो 0 से लेके 18 किलोमीटर तक कहाँ है, भूमध्य रेखा पर। जबकि अगर ध्रुवों पे अगर बात करें हम, इसकी ऊंचाई क्या हो जाती है, कम हो जाती है। इसकी ऊंचाई रहती है 8 से 10 किलोमीटर। क्यों होता है? जैसे ये पृथ्वी है, अगर ये ध्रुव हो गया नॉर्थ है, ये साउथ हो गया। अगर मैं यहाँ से अगर किसी वायुमंडल का, तो ये देखिए यहाँ से और यहाँ से डिस्टेंस आ जाएगा, तो यही डिस्टेंस जो ध्रुवों पर कम हो जाएगा क्योंकि वायुमंडल नज़दीक पड़ेगा और भूमध्य रेखा पर क्या पड़ेगा, दूर पड़ेगा। तो क्वेश्चन आ जाता कई बार कि सौरमंडल की ऊंचाई भूमध्य रेखा पर कितनी है और ध्रुवों पर कितनी है। तो ध्यान रखना, ध्रुवों पर तो 8 से 10 किलोमीटर की ऊंचाई होती है और भूमध्य रेखा पर 18 किलोमीटर। इसी में हमारे जो वर्षा वगैरह, बादल बनना, बिजली कड़कना, धूल कण उड़ना, जो आंधी तूफान आना, वो सारी क्रियाएं कहाँ होती है, सौरमंडल में होती है। और इसके जैसे जैसे हम ऊंचाई पे बढ़ेंगे तो पृथ्वी का तापमान कम होगा और वो उसकी दर रहेगी 165 मीटर की ऊंचाई पर 1 सेंटीग्रेड तापमान की कमी आएगी। भूमध्य रेखा पर की बात करें तो ये 80 डिग्री माइनस में तापमान चला जाएगा, जबकि हम ध्रुवों पे बात करते हैं तो ये -45 डिग्री तापमान रहेगा। 18 के जस्ट सौरमंडल के ऊपर 1.5 किलोमीटर में सौर सीमा होती है, इसको विक्षोभ रोक भी कहते हैं, आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे। ये 1.5 किलोमीटर की होती है। उसके बाद 18 से 50 किलोमीटर के बीच में समताप मंडल है। कौन सा मंडल है? समताप मंडल। समताप मंडल ये 18 से 50 किलोमीटर के बीच में है। एक ध्यान रखना, यहाँ पे ओजोन परत पाई जाती है, वो 20 किलोमीटर से 35 किलोमीटर के बीच में ओजोन परत पाई जाती है, जो सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को रोकती है। समताप मंडल में किसी प्रकार के बादल वगैरह नहीं बनते हैं। एक बादल बनता है, वो हम आगे इस डिटेल में पढ़ेंगे। यहाँ पे आंधी वगैरह तूफान नहीं आते हैं, इसमें शांत वातावरण रहता है। इसी मंडल में वायुयानों का मार्ग चलता है, वायुयान उड़ते हैं वगैरह है। और इसमें तापमान -80 डिग्री का था, वो धीरे धीरे इस मंडल में एक निश्चित सीमा पर 0 डिग्री पर पहुंच जाएगा, यानी तापमान में बढ़ोतरी होगी। और समताप के मंडल जस्ट ऊपर समताप सीमा पाई जाती है, जो 5 किलोमीटर के संक्रमण क्षेत्र है। 50 से 80 किलोमीटर के बीच में जो मंडल है वो है मध्यम मंडल। मध्यम मंडल, इसकी विशेषता ये है, इसमें जो उल्का वगैरह कण, जो एस्ट्रोनॉट आते हैं, वो यहाँ आके विस्फोट हो जाते हैं, टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं मध्य मंडल में। और इसमें ज्योति होती है, सुमेरु ज्योति और कुमेरु ज्योति। सुमेरु ज्योति उत्तरी ध्रुव पर और दक्षिण ध्रुव पर कुमेरु ज्योति, इसको उत्तरी में बोरिलिस कहते हैं और दक्षिण में ऑस्ट्रेलिया
कहते हैं, उसका आगे पढ़ेंगे हम। इसमें जो बादल बनता है एक नॉक्टिलुसेंट बादल बनता है। और इसकी अगर तापमान की बात करते हैं हम, तो यहाँ पे तापमान वापस माइनस में यानी घटेगा और 80 से 100 सेंटीग्रेड के बीच में चला जाता है। इसके ऊपर 10 किलोमीटर की एक मध्य सीमा पाई जाती है। फिर 80 से 400 किलोमीटर के बीच में जो मंडल है, जो हमारे जो पृथ्वी के जो उपग्रह वगैरह है, जो रेडियो संचालन होता है, वो इसी मंडल में जो होता है, इसको हम कहते हैं आयन मंडल। आयन मंडल। यहाँ पर रेडियो की तरंगों का परावर्तन होता है। यहाँ से रेडियो की तरंगें टकरा के वापस पृथ्वी पर लौटती है, जिससे हम संचार के माध्यम जो रेडियो वगैरह सुनते हैं इसी मंडल में होता है। इसमें कुछ परतें पाई जाती है जिनको अलग अलग नाम से जाना जाता है, डी परत, ई परत, एफ परत और जी परत। तो कई बार कंफ्यूजन करता है ई और एफ में। कई बार क्वेश्चन आता है कौन सी मध्यम तरंग वाली है, कौन सी लघु तरंग वाली है। तो डी अगर दीर्घ तरंग, ई और एफ में कंफ्यूजन होता है तो ई मध्यम हो जाएगा, एफ लघु तरंग हो जाएगा और जी में सभी तरंगों का संचरण होता है। इसकी अगर बात करें हम तापमान की, तो ये 10,000 डिग्री तक तापमान बढ़ जाता है। और 400 से 640 के बीच में अगर कोई जिसका मंडल आता है वो हमारा होगा बाह्य मंडल। बाह्य मंडल, यहाँ से अंतरिक्ष खुला रहता है, जिसके बारे में वैज्ञानिकों ने अभी तक बताया नहीं है इतना। तो ये परतें थी, 5 मंडल थे, सौरमंडल, समता मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और बाह्य मंडल, जिनके हमने पढ़ा। अब देखिए इसमें तापमान घटता है तो डी, और इसमें तापमान बढ़ता है तो आई। फिर तापमान घटेगा, इसमें तापमान बढ़ेगा और तापमान बढ़ेगा, डी आई। तो इसमें दे टी हो जाएगा ट्रोपोपॉज़, एस हो जाएगा स्ट्रेटोस्फीयर, मेसोस्फीयर एम, और आई का आइनोस्फीयर और एक्सोस्फीयर। तो ये तो इसमें दे डी आई तो इसमें। अब देखिए इसी में 3 मंडल हमने पढ़ा था, सौरमंडल, समता मंडल और मध्य मंडल। ये सममंडल है, सममंडल है, और इसके ऊपर जो है वो विषममंडल है। इसमें गैसें अस्थिर रहती है और जबकि सममंडल में गैसें समान रहती है। अब आगे देखिए इसका जो तापमान है वो 6000 सेंटीग्रेड रहता है, और ऊपर आगे जाएंगे जैसे जैसे तापमान और बढ़ता जाएगा। अब देखिए प्रत्येक जो मंडल का है उसके डिटेल में पढ़ेंगे हम, एक एक का मंडल का पूरा विवरण पढ़ेंगे। तो आगे चलिए देखते हैं हम। पहला मंडल है जो सौरमंडल, ट्रोपोस्फीयर। इसको और किस किस नाम से जानते हैं? पहला मंडल है सौरमंडल। सौरमंडल को हम ट्रोपोस्फीयर कहते हैं। ट्रोपोस्फीयर शब्द देने वाले टी जेनरेंस, डी बोर्ड, इन्होंने ट्रोपोस्फीयर शब्द दिया था। इसके उपनाम आते हैं। उपनाम कौन कौन से हो जाएंगे? परिवर्तन मंडल, परिवर्तन मंडल, क्योंकि इसमें परिवर्तन होता रहता है। दूसरा मंडल हो जाएगा संवहन मंडल। तीसरा हो जाएगा अधो मंडल। 3 नाम आते हैं, संवहन मंडल, परिवर्तन मंडल और अधो मंडल भी इसके उपनाम आते हैं।
इसकी और विशेषता क्या है, इस मंडल में 165 मीटर की ऊंचाई पर जाने पर ऊंचाई पर जाने 1 सेंटीग्रेड तापमान कम हो जाता है। अगर फ़ारेनहाइट की बात करें तो 64 फ़ारेनहाइट कम हो जाएगा। यानी इस मंडल में जैसे जैसे हम 165 मीटर की ऊंचाई जाएंगे तो उस हिसाब से 1 सेंटीग्रेड तापमान माइनस में चला जाएगा। फिर आगे देखिए वो इसमें और क्या क्या है, इसकी जो औसत ऊंचाई है, औसत ऊंचाई क्या हो जाएगी, 14 किलोमीटर है, 14 किलोमीटर है। ध्रुवों पर बात करें हम, हटा देता हूँ, ध्रुवों पर तो हो जाएगी 8 से 10 किलोमीटर, और भूमध्य रेखा पर इसकी ऊंचाई हो जाएगी 18 किलोमीटर, औसत हो जाएगी 14 किलोमीटर। जैसे जैसे ध्रुवों पर मैंने बताया था 8 से 10 किलोमीटर और भूमध्य रेखा पर 18 किलोमीटर, तो औसत की बात करें हम 14 किलोमीटर हो जाएगी। इसमें मौसम संबंधित जानकारियाँ या घटनाएं होती है जो वैज्ञानिकों का अध्ययन भी कहते हैं, इसको मौसम वैज्ञानिक अध्ययन सत्य भी कहते हैं। इसमें और क्या होता है, मौसम परिवर्तन होता है, कभी बादल एकदम साफ हो जाता है, कभी बादल आ जाते हैं, कभी वर्षा हो जाती है, कभी बिजली कड़कने लग जाती है। ये सारी घटनाएं हैं मौसमी संबंधित घटनाएं, मौसम संबंधित घटनाएं इस मंडल में होती है। किस मंडल में, सौर मंडल में। ये देखिए मौसम विज्ञानों का गहन अध्ययन, मौसम वैज्ञानिकों का गहन अध्ययन हेतु उपयोगी है। मौसम वैज्ञानिकों का जो गहन अध्ययन होता है वो सौरमंडल में होता है। और क्या होता है, संपूर्ण वायुमंडल की वायु 75% इसमें रहती है। संपूर्ण वायुमंडल की वायु इसमें 75% भाग इस मंडल में ही पाया जाता है। आगे देखिए, ध्रुवों पर इसका तापमान कितना रहेगा। ध्रुव पर तापमान की बात करें, तापमान -45 डिग्री, और भूमध्य रेखा पर अगर बात करें हम, रेखा पर तापमान की बात करें हम, तो ये -80 डिग्री तापमान रहेगा। ध्रुवों पर 45 और भूमध्य रेखा पर। अब देखिए इसके ऊपर 80 किलोमीटर के ऊपर हमने एक शोक सीमा पढ़ी थी। इसकी ऊंचाई 0 से 18 किलोमीटर है। ये इसके ऊपर 1.5 किलोमीटर शोक सीमा पाई जाती है। शोक सीमा, इसको दूसरा नाम कहते हैं
विक्षोभ रुक, क्या कहते हैं, विक्षोभ रुक, ट्रोपोपॉज, ट्रोपोपॉज। ट्रोपोपॉज जो शब्द है ये नेपियर शो ने दिया। किसने दिया था? नेपियर शो ने ट्रोपोपॉज शब्द दिया था। इसको मौसमी परिवर्तनों की छत भी कहते हैं। मौसम परिवर्तनों की छत, मौसम परिवर्तनों की छत कहते हैं। सौर सीमा किसको कहते हैं? सौर सीमा को मौसम परिवर्तनों की छत भी कहा जाता है। अब देखिए, ये तो हुआ आपके सौर मंडल। अगला जो मंडल है वो है आपके समताप मंडल। उसकी बारे में विशेषता जानेंगे हम समताप मंडल के बारे में। समताप मंडल, इसको हम स्ट्रेटोस्फीयर कहते हैं। ये शब्द देने वाले टी जेनरेंस डी बोट, टी जेनरेंस डी बोट ही थे। इसकी जो ऊंचाई है, हम बात करते हैं ऊंचाई की, ऊंचाई तो ये 50 किलोमीटर, 50 किलोमीटर की ऊंचाई है। 50, यहाँ पर एक नोट लिख लेना, ध्रुवों पर इसकी ऊंचाई अधिक होती है भूमध्य रेखा से। ध्रुव पर इसकी ऊंचाई अधिक होती है भूमध्य रेखा से। कैसे? हमने पढ़ा था सौर मंडल में कि 0 डिग्री से 18 किलोमीटर तक सौर मंडल है, और जबकि ध्रुव पर 8 से 10 किलोमीटर के बाद तक है। तो जैसे यहाँ पे मैं छोटा चित्र बनाता था वापस, ऐसे पढ़ा था 18 किलोमीटर तो यहाँ पर तो है सौर मंडल, और ध्रुव पर है 8 से 10 किलोमीटर। फिर 50 किलोमीटर पर हमने पढ़ा था समताप मंडल। यहाँ पे जो डिस्टेंस है वो तो कम ही है इसकी अपेक्षा, क्योंकि यहाँ पे 10 किलोमीटर तक है, यहाँ 18 किलोमीटर तक है। तो ध्रुव पर इसकी लंबाई क्या है, ऊंचाई अधिक, गैप अधिक होगा। फिर देखिए इसकी और क्या विशेषता है। यहाँ पर जल वाष्प व धूल कणों की अनुपस्थिति होती है। अनुपस्थिति होती है, यहाँ पर जल वाष्प वगैरह धूल कण वगैरह नहीं पाया जाता है। इसीलिए इस पर वायुयान मार्ग, समताप मंडल में वायुयान के लिए मार्ग होते हैं। वायुयान के मार्ग होते हैं। जो भी हवाई जहाज़ें हैं, वायुयान है, वो इस समताप मंडल में ही उड़ते हैं। लेकिन यहाँ पर जल वाष्प धूलकण नहीं होता है, लेकिन कभी कभी कभार यहाँ पे जो धूलकण होते हैं उन पे जल वाष्प की मात्रा, जो धूलकण आ जाते हैं और उन कणों पर संगठित होकर आर्द्रग्राही नाभि बन जाते हैं, उस पर जो जल वाष्प की मात्रा लग जाती है जिससे बादल का निर्माण होता है। उस बादल का नाम क्या होता है? देखिए, मुक्ताब मेघ कहते हैं उसको। मुक्ताब मेघ क्या नाम आता है? मुक्ताब
मेघ। मुक्ता मेघ इसको कहते हैं मदर पर्ल ऑफ मदर पर्ल ऑफ क्लाउड मुक्ता मेघ को मदर पर्ल ऑफ क्लाउड कहते हैं, जो जिससे इसके जो बादल बनेंगे, इसके जो निर्माण, जो इसमें जब इस पर किरणें पड़ेगी तो ये चमकीले होंगे, जिससे चमकीले बादलों का निर्माण होता है, और उस बादल को नेक्रियस बादल कहते हैं। क्या कहते हैं? नेक्रियस बादल। नेक्रियस बादल क्या नाम आता है? नेक्रियस बादल। यानी समता में कभी कभार जो धूलकण आ जाते हैं, वो कण क्या करते हैं, एक दूसरे के पास आकर एक बड़ा कण बनते हैं, उस पर आर्द्रताग्राही नाभि बनती है, यानी जल वाष्प की बूंदें उस पर लग जाती है, तो एक बादल का निर्माण, मेघ का निर्माण करते हैं। मुक्ता मेघ, मदर पर्ल ऑफ क्लाउड कहते हैं उसको, जिससे जो चमके, जो सूर्य की किरणें पड़ती हैं उस पर, तो वो बादल चमकते हैं, उस बादल को नेक्रियस बादल कहते हैं। और इसमें क्या है? ओजोन परत पाई जाती है। क्या पाई जाती है? ओजोन परत। हमने पढ़ा था ओजोन परत कहाँ से कहाँ तक? 20 किलोमीटर से 35 किलोमीटर तक ओजोन परत पाई जाती है, O3। ओजोन परत क्या है कि सूर्य से जो अल्ट्रावायलेट जो किरणें आती है उनको रोकती है और पृथ्वी के तापमान बढ़ने से रोकती है। ये जो ओजोन किरणें हैं हमारे लिए मोतियाबिंद, और जो चमड़ी का जो कैंसर होता है वो ओजोन के छिद्र से जो आने वाली पराबैंगनी किरणें हैं सूर्य से, उनसे होता है। ये उनसे हमें बचाती है। और इसकी सर्वाधिक जो सांद्रता है, सर्वाधिक सांद्रता 22 किलोमीटर। कितनी है? 22 किलोमीटर। और इसकी जो परत है वो 20 से 35 किलोमीटर तक है। इसकी जो खोज है, इस मंडल की खोज है, बता दिया मैंने, टी जनरेंस डी बोट ने की थी। तो ये आपके समता मंडल हुआ। अब देखिए अगला जो मंडल है, मध्य मंडल। कौन सा मंडल है? मध्यम मंडल। मेसोस्फीयर। इस मंडल की क्या खासियत है, किस तरह से इसकी ऊंचाई की अगर बात करें हम, ऊंचाई क्या होगी? 50 किलोमीटर तक तो हो गया हमारे समता मंडल। 50 से 80 किलोमीटर तक बीच में जो मंडल है उसको क्या कहते हैं? मध्यम मंडल। इसकी विशेषता क्या है? देखिए, इसमें तापमान की अगर बात करें हम, तो तापमान बढ़ेगा, और तापमान ये -80 से डिग्री से 100 डिग्री सेल्सियस तक चला जाएगा। हाँ, एक समता मंडल में और लिख लेना, वहाँ पे तापमान बढ़ेगा और उसका जो अंतिम सीमा समताप सीमा है वहाँ पे इसका तापमान 0 डिग्री होगा। तो इसका तापमान है वो 80 से 100 डिग्री तक रहेगा। और ग्रीष्म ऋतु में अक्षांशों पर
ग्रीष्म ऋतु में क्या होता है, अक्षांशों पर जो धूलकण वगैरह ये रहते हैं उन पर जो सूर्य की जो किरणें पड़ती है तो जो ज्योतियों के निर्माण होता है उस वो ज्योति का नाम क्या होगा, अक्षांशों पर वह ध्रुव पर सॉरी तापमान 80 से डिग्री से 100 डिग्री फिर और ग्रीष्म ऋतु में अक्षांशों व ध्रुवों पर कभी कभी बादल देखे जाते हैं। ग्रीष्म ऋतु में कभी कभी अक्षांशों एवं ध्रुवों पर बादल देखे जाते हैं। उस बादल का नाम क्या है, निशदीप्ति। निशदीप्ति बादल। निशदीप्ति बादल कभी कभी देखे जाते हैं। इसको हम कहते हैं नॉक्टिलुसेंट बादल कहते हैं, जो ग्रीष्म ऋतु में कभी कभी अक्षांशों एवं ध्रुवों पर देखे जाते हैं। आगे देखिए, उल्काओं का अधिक विखंडन होता है, यानी जब पृथ्वी के जो अंतरिक्ष से जो उल्काएं आती है, जब इस मंडल में प्रवेश करती है तो वो उल्काएं विखंडन हो जाती है। और क्या होता है, उल्काओं का विखंडन हो जाता है, यानी वो जब इस मंडल में पहुंचते हैं तो वो अग्नि वगैरह जब घर्षण होता है तो वो टुकड़ों में बंट जाता है, बिखर जाता है। तो मध्य मंडल में और क्या होता है, उल्काओं का विघटन होता है। जब इन टुकड़ों पर जो टुकड़े होंगे उल्काओं के, तो इन पर जो जल वाष्प के कण क्या करेंगे, लिपट जाएंगे। इन कणों पर जल वाष्प कण चारों ओर लिपटकर मेघों का निर्माण करते हैं। मेघों का निर्माण करते हैं। जब ये उल्काकण विखंडित होंगे तो इस पे जल वाष्प के कण लग जाएंगे और चारों ओर लिपटकर मेघों का निर्माण करेंगे। आगे देखिए, आयन मंडल। अगला आयन मंडल। अगला आयन मंडल है। आयन मंडल, आयनो स्फीयर। आयन मंडल हमने पढ़ा था, 80 तक पढ़ लिए। तो इसकी जो ऊंचाई है, ऊंचाई 80 से 400 किलोमीटर तक है। और इसकी विशेषता क्या है, तापमान की बात करें हम तो 1000 सेंटीग्रेड तक तापमान बढ़ जाएगा। और इस मंडल में पृथ्वी से प्रेषित होने वाली रेडियो तरंगों का पुनः परावर्तन होता है।
यानी पृथ्वी से जो भी हम रेडियो तरंगे, चुंबकीय तरंगे भेजेंगे तो ये इस मंडल में टकराकर वापस धरती पे आएगी। उसी से हमारे जो इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है वो इस मंडल की वजह से चलती है। और हवा में विद्युत आवेशित होता है। जब हवाएं टकराएगी इन कणों से, चुंबकीय कणों से, तो विद्युत आवेशित होगी, चिंगारियाँ निकलेगी और इनको अलग अलग नाम से, इन चिंगारियों को नाम दिया गया है। तो इन चिंगारियों में उत्तरी ध्रुव पर तो सुमेर ज्योति, अरोरा बोरिलिस, क्या कहते हैं, उत्तरी ध्रुव पर तो सुमेरु या सुमेर ज्योति, या दूसरा आता है अरोरा बोरिलिस। और दक्षिणी ध्रुव की बात करें हम तो कुमेर ज्योति, और दूसरे की बात करें हम अरोरा ऑस्ट्रेलिस। ऑस्ट्रेलिया कहाँ नीचे ही है, और अरोरा बोरियल वन कहाँ पाए जाते हैं, ध्रुव, उत्तरी ध्रुव पे पाए जाते हैं, ऐसे भी याद रख सकते हैं। अरोरा ऑस्ट्रेलिया, ये ज्योतियाँ पाई जाती है। उनके विद्युत कणों के अवस्थित होने के कारण आयन मंडल को कई परतों में बांटा गया। कौन कौन सी परतें हैं? आयन मंडल की कई परतें। आयन मंडल को कई परतों में बांटा गया है। कौन कौन सी परतें हैं उनका हम अध्ययन करेंगे वन बाई वन। पहली परत है डी परत। डी परत, इसको हम क्या कहेंगे, दीर्घ तरंग। इसमें क्या होता है, निम्न आवृत्ति वाली तरंगें प्रसारित होती है। निम्न आवृत्ति की रेडियो तरंगों का संचरण होता है। इसकी जो ऊंचाई की अगर बात करें हम तो 80 से 99 किलोमीटर तक दीर्घ तरंग, निम्न आवृत्ति रेडियो तरंगों का संचरण होता है और इसकी ऊंचाई है 80 से 99 किलोमीटर। अब देखिए अगली तरंग, ई तरंग। इसको हम क्या कहेंगे, मध्यम तरंग। और इसकी ऊंचाई की अगर बात करें हम 90 से 133 किलोमीटर की ऊंचाई तक, 130 कितनी है, 130 किलोमीटर। इसे कैनेली हेवी साइड परत भी कहते हैं। हेवी साइड परत भी कहते हैं। कई बार आता है कैनेली किस परत को कहते हैं, ई को कैनेली। इसको याद रखने के लिए ई आ रहा है, कैनेली ई आ रहा है तो ई में। आगे देखिए एफ तरंग, मध्यम तरंग।
एफ तरंग, सॉरी लघु तरंग, एफ एफ को क्या कहते हैं? लघु तरंगे, तरंगे तेदरीय या इसकी अगर ऊंचाई की बात करें हम तो वो 130 के ऊपर इसकी ऊंचाई है। ये उच्च आवृत्ति की होती है, ये उच्च आवृत्ति की रेडियो तरंगे परावर्तित करती है। ये उच्च आवृत्ति की तरंगों को परावर्तित करती है। इसे एपलेंटन कहते हैं, एपलेंटन परत कहते हैं, परत कहते हैं, एपलेंटन, एप एपलेंटन परत भी कहते हैं, कैनेली ई परत। आगे देखिए अंतिम जी तरंग। जी तरंग क्या है इस परत में? जी तरंग में क्या होता है, इसे उच्च मध्यम निम्न सभी की आवृत्ति होती है, सभी की आवृत्ति होती है। इस परत में इसे उच्च मध्यम निम्न सभी की आवृत्ति होती है। ये सभी तरंगों को परावर्तित करती है। सभी तरंगें कौन सी? रेडियो की, सभी रेडियो की परावर्तित करती है। यानी निम्न है, उच्च है, मध्यम है, सभी तरंगों को ये जी तरंग परावर्तित करती है। आगे देखिए, ये तो हो गया आयन मंडल। अंतिम बच्चा है बाह्य मंडल। उसके बारे में क्या है थोड़ा जान लेते हैं। पांचवा अंतिम बाह्य या आयतन मंडल और एक्सोस्फीयर कहा जाता है। इसकी विशेषता देखिए, इसकी जो ऊंचाई है अगर बात करें हम, इसकी ऊंचाई 640 किलोमीटर है, 640 किलोमीटर है। और इसके तापमान की अगर बात करें हम, तापमान तो 6000 सेंटीग्रेड होता है, यानी 5568 सेंटीग्रेड तापमान पाया जाता है। बाह्य सीमा पर होता है। यहाँ क्रमश परतें पाई जाती है अलग अलग, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हीलियम की, हाइड्रोजन की, ये अलग अलग परतें पाई जाती है। हमने पढ़ा था। यहाँ गुरुत्वाकर्षण के नियम लागू नहीं होते हैं। क्या नहीं होते हैं? इस परत में गुरुत्वाकर्षण का नियम लागू नहीं होता है। यहाँ गुरुत्वाकर्षण नियम लागू नहीं होता है। जो भारत के इसरो के द्वारा जो उपग्रह छोड़े जाते हैं वो यहीं छोड़े जाते हैं 700 से 900 के बीच में
क्योंकि यहाँ पे वो स्वतंत्र रूप से संचरण करता है, क्योंकि यहाँ पर गुरुत्वाकर्षण का नियम लागू नहीं होता है। यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र ज़्यादा प्रभावी होता है, चुंबकीय क्षेत्र ज़्यादा प्रभावी होता है, ज़्यादा प्रभावी होता है। यहाँ एक परत पाई जाती है, यहाँ एक परत पाई जाती है या पेटी, उसका नाम है वॉन एलन विकिरण परत या पेटी पाई जाती है। ये आपके हुआ अंतिम बाह्य या आयतन मंडल, इसकी विशेषता थी। यहाँ गुरुत्वाकर्षण नियम लागू नहीं होते हैं, चुंबकीय क्षेत्र ज़्यादा प्रभावी होता है, और यहाँ पर वॉन एलन विकिरण पेटी पाई जाती है। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। तो ये था हमारा वायुमंडल की संरचना एवं संगठन का। अगर पसंद आया है आपको वीडियो को लाइक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और कोई क्वेश्चन रह गया या कोई बात रह गई तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें। थैंक यू, धन्यवाद।